राष्ट्रीय उद्यान। कुछ परियोजना लिखना इनके साथ ही, जैसे एक परियोजना है हिम तेंदुआ परियोजना। हिम तेंदुआ हिम तेंदुआ परियोजना। हिम तेंदुआ परियोजना। हिम मतलब बर्फ, तेंदुआ मतलब बिल्ली, मतलब भारत में जो है हिम तेंदुआ पाया जाता है। किस क्षेत्र में? ये मुख्यतः हिमालय राज्य क्षेत्र में पाया जाता है। कहां पे? हिमालय राज्य क्षेत्र। अब ये जो हिमालय राज्य क्षेत्र है, इसके अंदर पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। मुख्यतः जो है ये सिक्किम तक पाया जाता है। कभी कभी घूमते फिरते जीव है, इसको कैटेगरी का या ऐसे नहीं पता है और वैसे भी कोटा का लगता है, कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये परियोजना शुरू की गई 2009 में। परियोजना शुरू की गई 2009 में प्रारंभ। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था हिम तेंदुए को संरक्षण देना। क्यों? क्योंकि एक संस्थान है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण प्राकृतिक संस्थान है एक, जो क्या करता है? वन्य जीवों के संबंध में उनकी स्थितियों को, उनकी प्रजातियों को उल्लेख करता है कि कोई प्रजाति लुप्त हो गई, कोई प्रजाति लुप्त होने के कगार पे है, कोई प्रजाति संकट में है, या कोई प्रजाति आने वाले समय में संकट स्थिति में आ सकती है, ये घोषणा करती है। और इस संदर्भ में इसके द्वारा एक बुक मेंटेन की जाती है, जिसको हम कहते हैं रेड बुक, रेड डाटा बुक। तो दुनिया जहां के अंदर जितने भी वनस्पति वन्य जीव पाए जाते हैं, उन सब की कैटेगरी स्पीशीज जो है उनको उसमें दर्ज किया गया। फिर उसमें बताया जाता है कि ये संकटग्रस्त है, ये संकटापन्न है, और ये लुप्त हो गई, ये लुप्तप्राय है, इस प्रकार से। तो ये जो हिम तेंदुआ है, इसको IUCN के द्वारा संकटापन्न जीव घोषित किया गया है। संकटापन्न वन्य जीव घोषित किया गया है। अब हिम तेंदुए का किया जाता है, बर्फीले क्षेत्र में रहेगा और हिमालय वाले क्षेत्र में रह रहा है, ताकि माइनस टेम्परेचर है उसको ये झेल रहा है, और वो -40, 42, 43 तक उसकी खाल है, उससे बर्फ बनाया जाता है। और दूसरा, इसकी खाल ऐसी है, ये सरकार के बर्फ के अंदर बर्फ ही है, वो जीव है, आवास भी नहीं होता है। तो खासतौर से इसकी खाल का उपयोग है ये चीनी शिकारियों के द्वारा, इसका शिकार करके चीन के सैनिकों के लिए बर्फीले क्षेत्रों की जो वेशभूषा है वो तैयार की जाती है। तो ये छद्म युद्ध होता है, बुरी युद्ध होता है, छुपके मारने वाला, उसमें ये खाल जो है ये काफी लाभदायक रहती है, इसलिए चीन के शिकारियों के द्वारा इसका सर्वाधिक शिकार किया जाता है। लेकिन इस जीव का या इस प्राणी का सर्वाधिक शिकार, इस प्राणी का सर्वाधिक शिकार चीन के शिकारी करते हैं। चीन के शिकारी करते हैं। हिम तेंदुए की लगभग 60% उपस्थिति जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है। 60% उपस्थिति जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है। दूसरा है गंगा डॉल्फिन परियोजना। आपको ऐसा नहीं है कि डॉल्फिन गंगा में पाई जाती है। भारत में सिंधु नदी क्षेत्र में डॉल्फिन है, ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र में डॉल्फिन है, और गंगा नदी क्षेत्र में भी डॉल्फिन है। यह परियोजना प्रारंभ की गई थी 2009 में, और 2009 में ही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। अब ये गंगा डॉल्फिन है, इसका स्थानीय नाम क्या है? इसका स्थानीय नाम है सूस। स्थानीय नाम क्या है? सूस। गंगा डॉल्फिन की खास बात यह है, इसे दिखाई नहीं देता, अंधी होती है, तो ये ट्रैवल करती है। तो इसका खुद का अपना एक सोनार सिस्टम है, हाईली डेवलप, और इसकी सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा है। तो एक तो यहाँ से अंधी होती है। दूसरा, इसकी ग्रहण क्षमता, ग्रहण का मतलब है सुनने की क्षमता, इसकी ग्रहण क्षमता या सुनने की क्षमता सर्वाधिक तथा इसका खुद का, इसका स्वयं का इको सोनार सिस्टम है। आपको दो चीजें ढूंढनी है इसकी, एक इसका वैज्ञानिक नाम, एक इसे असम में क्या कहते हैं। एक तो गंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है, ढूंढ के लाना, और एक गंगा को असम में क्या कहते हैं, असम में इसका नाम क्या है। वैसे तो इसका नाम क्या है? सूस। दो 2013 में भारत सरकार ने इसे नॉन ह्यूमन श्रेणी में रखा है। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश है। तो गंगा डॉल्फिन को इस श्रेणी में रखा है, नॉन ह्यूमन श्रेणी में रखा है भारत सरकार के द्वारा। कब से? 2013 से। भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया? चौथा देश। हाँ, क्या है? अच्छा, सोच है, कोई बात नहीं। अपने अपने स्थानीय नाम कौन सा है? सोच। ठीक है, अपने दो नाम ढूंढने, एक नाम इसका वैज्ञानिक नाम ढूंढना है, दूसरा नाम असम में इसको लोकल भाषा में कहा जाता है। बस इसको कहते हैं सॉस जो भी करे। ऐसे हम लोग वाइब्रेशन से सोचता है, महसूस होता है कि कोई है, दो तरंगे छोटी प्रकार की भाषा की, तो उसे आवाज होता है कि कितनी दूर की चीज है। अपन रेडिएशन छोड़ते हैं ना, वेव छोड़ते हैं, तो वेव जो है वो कितनी दूर पे जाके आ रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लोग क्या नहीं, उसको पता चलता है कि कितनी दूर पे है या नहीं है, वो है या नहीं है। हां, समझ में होता है। तो भारत कौन सा देश बन गया है? चौथा देश। अब नॉन ह्यूमन का मतलब क्या है? नॉन ह्यूमन का मतलब ये है कि हमने देखा बहुत सारे वाटर पार्क में पहले डॉल्फिन को रखा जाता था मनोरंजन करने के लिए। एक इंस्ट्रक्टर होता था, उसको आदेश देता था, तो कभी वो होती थी, कभी जंप करती थी, कभी बॉल से खेलती थी, कभी हंस के दिखाती थी, कोई दिखाती थी, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ऐसा है, ये कार्टून बनाने वाले काम आदमियों के हैं, उनको लगाओ इन्हें बात। ये किस में आते हैं? ये वन्य जीव श्रेणी में आते हैं। नॉन ह्यूमन मतलब ये ह्यूमन नहीं है, ये तुम समझ ले, मनोरंजन करो, बंद करो इसको। तो भारत विश्व का चौथा देश बन गया है, जिसने अब वर्तमान में किसी भी कमर्शियल सेक्टर के अंदर डॉल्फिन का उपयोग जो है वो मनोरंजन के लिए करना बंद कर दिया। अब आपको नहीं दिखाएंगे डॉल्फिन वाटर पार्क वगैरह के अंदर जाकर वो कब दिखा रही है, या जो इंस्ट्रक्टर जो दे रहा है आदेश उसके अनुसार वो कार्य कर रही है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। बस इसको बोलना नहीं आता, आता नहीं है, वो लोग पहले टेस्ट कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? देखो, हाँ, ये नहीं, और जो है ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है, सिंधु में पाई जाती है, खाली गंगा डॉल्फिन की खास बात है, उसको दिखाई नहीं देता, वो नहीं है। बाकी दुनिया जानती है डॉल्फिन नहीं है। भारत में से नॉन ह्यूमन कैटेगरी में कर दिया गया। अब आप किसी भी प्रजाति की डॉल्फिन हो, चाहे वो
चाहे वो विदेशों की हो या भारत में किसी अन्य क्षेत्र की सिंधु नदी वाली हो या ब्रह्मपुत्र वाली हो, भारत में आप डॉल्फिन जो जीव है ना उसका उपयोग किसी भी कर्तव्य में नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है। बाकी इसको हमने राष्ट्रीय जीव घोषित कर दिया तो सवाल करने का इसके साथ मनोरंजन कर लो, इसके साथ कर नहीं सकते। नोट लगा लेना, भारत में पहला डॉल्फिन अभयारण्य, पहला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन संरक्षण परियोजना या अभयारण्य घोषित किया गया है, जो कि भागलपुर के सुल्तानगंज से कहलगांव तक है। सुल्तानगंज से कहलगांव तक है। सुल्तानगंज से कहलगांव तक है। कहलगांव सुल्तानगंज से कहलगांव तक है। अभी सबसे ज्यादा नुकसान क्या पहुंचाता है? सबसे ज्यादा नुकसान इसको पहुंचाया जाता है, सही है वैसे जी, जो अत्यंत सर्दी की जाती है, जो रात होती है, वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है इसको। क्योंकि ये क्या करती है, ये गंगा नदी के अंदर जो भी उपस्थित है उसी से अपना भोजन जो है वो प्राप्त करती है। अब गंगा के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं, वो प्राप्त करते हैं। तो हम जब अस्थि विसर्जित करते हैं तो रात के साथ में जो है जाता है, उसको जाता है। जब ये लोग उसका भक्षण करते हैं, जीव उसका भक्षण करता है, उसके लीवर के अंदर जलना शुरू कर देता है, जैसे मृत्यु होती है। दूसरा गंगा का पानी जो है उसमें भी बैक्टीरिया नामक जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है जो उसको स्वतः शुद्ध करता है, लेकिन उसकी एक सीमा है शुद्ध करने की। जैसे गंगा का कुछ क्षेत्र जो है वो आपने देखा होगा कि किसी भी धार्मिक या अन्य प्रयोजन के लिए जो है वो वर्जित कर दिया गया। अब हम उसका उपयोग जो है धार्मिक कार्यों में नहीं लेंगे, अन्य कार्यों में नहीं लेंगे। तो कई गंगा स्नान करने जाते हैं तो शैम्पू वैम्पू लेकर जाते हैं वहां पे, वो सामने प्लास्टिक छोड़ा जाएगा तो वो भी चीजों को नुकसान पहुंचाएगा। और भारत में हम देखें तो गंगा नदी की स्वच्छता के ऊपर 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगभग एनुअल खर्च होता है उसकी शुद्धता के लिए। तो कितना पैसा जो है वो वेस्ट हो रहा है? 10,000 करोड़ सालाना। फिर गंगा के आसपास जो गांव है उनको स्मार्ट विलेज बनाया जा रहा है, जो शहर है उनको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, कई प्रोजेक्ट जो है गंगा के ऊपर चल रहे हैं। अब अगर हम हमारे पूर्वजों को पानी में तो आ रहा है तो उनको बना लो, उसमें बना दो, गंगा में आने से ही मोक्ष मिलेगा, मुझे लगता नहीं है। अब जैसे बालासोर में ट्रेन रुकना हुई है, जैसे कुछ मिले ही होंगे, बिखरे होंगे पूरे, मतलब मोक्ष नहीं मिला, अब वो बने नहीं ऐसे लोग भूल फिरते तो बड़ी बात। आज इतने सालों से भारत के अंदर लोग रह होंगे, इतने नहीं मरेंगे, इतना गंगा में नहीं होगा तो क्या उनको मोक्ष नहीं मिला? तो ठीक हमारी धार्मिक आस्था है, लेकिन धार्मिक आस्था को अपन जो स्रोत है उसे नुकसान पहुंचा के पूरा करके मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। तो ये है आपकी गंगा डॉल्फिन। हाँ बोलो, इसको खुद तो समझो, देखो क्या मरेगा, अभी तो तेरे जीवन का पूरा हुआ है, अभी तो थोड़ा फल फूल उसके बाद में है अब पटेगा। ये एक ये लोग देखने लगा पड़ेगा, एक सिंह वाला गेंडा, एक सिंह वाला गेंडा परियोजना। मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत हो जाना कहीं पे कि मेरे को मोटा कह रहा मास्टर है। एक सिंह वाला गेंडा परियोजना, अब ये परियोजना जो है ये प्रारंभ की थी 1978 में, प्रारंभ की थी 1978 में। और ये परियोजना कहां से प्रारंभ की थी? ये की थी कांजीरंगा अभयारण्य असम से, कांजीरंगा अभयारण्य असम से। और पूरे भारत में और पूरे विश्व में अगर एक सिंह वाले गेंडे की तादाद सबसे ज्यादा किसी राज्य में है तो राज्य कौन सा है? असम। एक सिंह वाले गेंडा परियोजना 1978 में प्रारंभ कहां से की थी? कांजीरंगा अभयारण्य असम के अंदर। क्या असम के अलावा और कोई राज्य ऐसा है जहां पे एक सिंह वाला गेंडा पाया जाता है? लेकिन असम के अलावा मानव मतलब नहीं है, मतलब क्या असम के अलावा और कोई राज्य ऐसा है क्या जहां पे एक सिंह वाला गेंडा पाया जाता है? तो असम के अलावा पश्चिम बंगाल के जालदापारा अभयारण्य में भी पाए जाते हैं। जालदापारा अभयारण्य पश्चिम बंगाल में भी एक सिंह वाले गेंडे पाए जाते हैं। इसके अलावा मानस असम में। तो तीन अभयारण्य जो है भारत के वो एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से? कांजीरंगा, मानस और जालदापारा। जालदापारा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। जालदापारा है सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है जालदापारा, जालदापारा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। फिर है कछुआ संरक्षण परियोजना, कछुआ संरक्षण परियोजना, कछुआ संरक्षण परियोजना। ये परियोजना प्रारंभ की गई थी 1975 में, 1975 में कछुआ संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई 1975 के अंदर। कहां पे? उड़ीसा। और उड़ीसा में कहा? भीतरकनिका अभयारण्य में, भीतरकनिका अभयारण्य। और ये कछुआ है, इस कछुए में कौन सी प्रजाति है जिसको संरक्षण किया गया है उड़ीसा में? उसका नाम है ऑलिव रिडले। कौन सा है? ऑलिव रिडले कछुआ प्रजाति, कछुआ प्रजाति, ऑलिव रिडले कछुआ प्रजाति। मूलतः ये कछुआ जो है ये अमेरिकी महाद्वीप से संबंधित है। ये अमेरिका महाद्वीप से समुद्र मार्ग से तैरता हुआ आता है यहाँ पे, कितनी दूरी तय करता है। फिर यहाँ आके उड़ीसा भीतरकनिका जो क्षेत्र है वहीं तट है, गहीर माता तट। कौन सा तट है? गहीर माता तट। इस तट पे आगे यहाँ के बालू मैदान है, जैसे आप कह सकते हो उत्कल का मैदान। कौन सा मैदान है? उत्कल का तट या उत्कल का मैदान, उत्कल का तट या उत्कल का मैदान। यहाँ आके इस बालू के अंदर ये अपने अंडे देता है, अपना प्रजनन का संपर्क करता है। फिर यहाँ पे जैसे इसके बच्चे बड़े होते हैं फिर ये वापस पलायन करता है। ये सर्कल जो चलता रहता है। अभी तो रास्ते के अंदर से जाकर आकार बड़ा होता है। और दूसरा जब तटों के ऊपर जब प्रजनन का संपर्क होता है अंडे देता है बालू के अंदर, तो एक बार वहाँ पे बीमार रहेगी, फिर स्पोर्ट रहेगा, तो लोगों के आने जाने से पैर लगने से भूल जाते थे। दूसरा खाने के शौकीन लोग अलग अलग चीजें खाने वाले, तो कुछ लोग जो है अंडे का भोजन करते थे तो वो खा लेते थे। लेकिन तादाद जो है वो अचानक से कम होनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू हुई। तो जो तट है गहीर माता वाला उत्कल के मैदान वाला उत्कल का जो हिस्सा है उसे अब पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रवेश जो है वो उचित है, आप वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन एक फिक्स जगह है प्रजनन करने की, वो एरिया जो है वो कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है ताकि आराम से प्रजनन करके जाओ, संपर्क करें और संपर्क करके जो भी उनका जीवन चक्र चल रहा है उसको बैलेंस बना के रखें। ऐसे ही हमारे यहाँ पे भरपूर में जैसे गंगा अभयारण्य है केवल, तो वहाँ पे साइबेरियन ट्रेन आते हैं सर्दियों के अंदर, जैसे वहाँ पर होगी वैसे वो करेंगे वो जाएंगे और यहाँ के प्रजनन करेंगे और प्रजनन करके नई नस्ल है उसको लेके वापस लौट जाएंगे। अब उनको भी सुरक्षा की आवश्यकता होगी, चाइनीज शिकारी है वो मार देते खा लेते। तो ये तो मनुष्य की जीवों के खाने की जो एक लाट पत्ती रहेंगे, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहना। अब कई लोग जैसे लालता हीरोइन रही है, लालता उसने अपने जीवन में सी फूड खाया, उसे जो सी फूड खाती है वो नहीं खाती, उसका अपना शौक है। एक मेरे साथ झुंझुनू का लड़का था नरेंद्र, अरे समुद्र में मछली से एक एक पॉन होते हैं, ये जिंगे होते हैं वो हमेशा नरेंद्र का झुंझुनू का सेक्रेटरी मास्टर क्या तो
उसने अपने जीवन में सब्जी नहीं खाई, कभी भी दूध नहीं पिया। जब से उसने खाना खाना शुरू किया है तब से लेकर आज तक वो सिर्फ नॉनवेज खाता है, सिर्फ नॉनवेज दोनों टाइम। क्या कहती है? अरे सब्जी पाल क्या है? घास फूस। हाँ, आपने कितना खाया? फिर तो ध्यान दे। तो अपने भी शौक है, इसलिए इनकी तादाद मौजूद क्या है कि मानव के द्वारा जो ये खाद्य श्रृंखला के अंदर जो चेंजेस किए जा रहे हैं उसके कारण भी ये प्रभावित होते हैं। जैसे टिड्डियां, टिड्डी लेते हैं क्या आजकल? नहीं है। एक समय था लॉकडाउन में जो प्रभाव था आई थी, उससे काफी सालों पहले उसके बाद में टिड्डियां निकल गई। कारण ये सब पाकिस्तान में भेज करके चाइना भेज देते हैं। तो जैसे अपने कहते हैं वैसे वो वहां पे कसाई नहीं खाते हैं, सुखा के भैया नमक मिर्च गिर के और भैया स्नैक्स के तौर पे लेते हैं सर हैं क्या हुआ? ये तभी तो कह रहा है देखो है हां अब तो है नहीं, आती नहीं है। लॉकडाउन में इसलिए मार्केट बंद था, व्यापार हो ही रहा था, नहीं तो पाकिस्तान वाले चले जाते हैं, उन्होंने फंस जाते हैं। तो जैसे बच्चों को बेच देते हैं, पैकिंग और आप जो बेच देते हैं, पागल हो, टेंशन मत लो। तो इसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है वो कौन सा है? गहीर माता तट उत्तर का मैदान। ये एक मैंग्रोव वन क्षेत्र है। क्या है? मैंग्रोव वन क्षेत्र। ये क्या है? एक मैंग्रोव वन क्षेत्र है। मैंग्रोव वन क्षेत्र है। मुख्य प्रजनन केंद्र इसका ऑलिव रिडले कछुए का मुख्य प्रजनन केंद्र कौन सा? गहीर माता तट। गहीर माता तट। यह है थामिन परियोजना। थामिन परियोजना। थामिन परियोजना ये परियोजना प्रारंभ हुई थी 1977 में। कहां पे? मणिपुर के लोकटक झील क्षेत्र में। मणिपुर लोकटक झील क्षेत्र। क्या खास बात है लोकटक झील क्षेत्र की? यह द्वीपीय संरचना में दिखाई देती है। यह द्वीपीय संरचना में उपस्थित है। इस लोकटक झील क्षेत्र में एक अभयारण्य है जो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अपने आप में विशेष है। कौन सा? कौन सा अभयारण्य? लोकटक झील क्षेत्र में वह अभयारण्य जिसे विश्व का तैरता हुआ अभयारण्य कहा जाता है। कौन सा? केबुल लामजाओ। इस क्षेत्र में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य अभयारण्य केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ उपस्थित है। केबुल लामजाओ उपस्थित है। केबुल लामजाओ उपस्थित है। यह है लाल पांडा परियोजना। लाल पांडा परियोजना। लाल पांडा परियोजना कल नाम आया था किसी अभयारण्य में इसका, किस जगह? लाल पांडा परियोजना। इस परियोजना का प्रारंभ किया गया था मानस में, और भी नाम आया था। अच्छा, तो अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में कहीं इस अभयारण्य का नाम कौन सा अभयारण्य है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश आएंगे अभी तक? अरुणाचल प्रदेश आएंगे अभी तक? कौन सा नाम दफा? ये लाल पांडा परियोजना है, इसका प्रारंभ किया गया था 1996 के अंदर। अब ये किसी क्षेत्र से प्रारंभ नहीं हुआ, जानकारी बात हो। इस लाल पांडे की उपस्थिति दो जगह है, असम और अरुणाचल प्रदेश में। असम और अरुणाचल प्रदेश में। खास बात यह है कि सबसे ऊंचाई वाले स्थानों पर रहता है, सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर। अरुणाचल प्रदेश में इसे कैट बियर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैट बियर। कैट बियर कहा जाता है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? कैट बियर कहा जाता है। कैट बियर कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो लाल पांडा है ये लगभग 3600 से 4500 मीटर ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें रहना पसंद करता है। और उनमें भी जो वृक्ष हैं उनके सबसे ऊंचे वाले पोर्शन में रहना पसंद करता है। प्रभाव से बड़ा संगला होता है, भोला जी होता है, इसलिए इसके भोलेपन के कारण से शिकार ज्यादा होता है। और इसका शिकार भी कौन करते हैं? चीनी शिकारी। सिर्फ इसलिए वही इसकी खाल के लिए। नोट लगा के लेना, इसका शिकार चीनी शिकारियों के द्वारा किया जाता है। चीनी शिकारियों के द्वारा किया जाता है। इसके संरक्षण के लिए पद्मजा नायडू संरक्षण पार्क, पद्मजा नायडू संरक्षण पार्क में इसे संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है। और पद्मजा नायडू संरक्षण पार्क है कहां पे? यह है अरुणाचल प्रदेश में। मुख्यतः से जो भोजन होता है वो होता है कच्चा बांस। बांस खाता है। फिर है हांगुल परियोजना। हांगुल परियोजना 1970 में परियोजना प्रारंभ की गई। ये हांगुल जो है ये प्रकार का हिरण होता है, लेकिन वो भी कौन सा? रेंडियर प्रजाति का। रेंडियर प्रजाति का हिरण। जबकि रेंडियर है क्या? रेंडियर एक कुत्ते की प्रजाति है जो मुख्यतः नॉर्वे, अलास्का उधर रहने वाले जो बर्फीले क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, एस्किमो जो प्रजाति है, इग्नू नामक जिनके घर होते हैं, वो अपनी स्लेज गाड़ी, बर्फ पे खींची जाने वाली गाड़ी है स्लेज, उसको खींचने के लिए कुत्ते पालते हैं, कुत्तों को रेंडियर प्रजाति के कुत्ते कहा जाता है। तो ये रेंडियर प्रजाति का एक हिरण है जो कहां पाया जाता है? दचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में। एकमात्र स्थान जहां ये पाया जाता है वो है दचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर। दचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर। आज का लास्ट कस्तूरी मृग परियोजना। अब राज्य पहले था कभी कस्तूरी मृग परियोजना। ये कस्तूरी नर मृग में पाई जाती है, मादा में। ये पाई जाती है नर में। इसका प्रारंभ किया गया था 1970 में।
कस्तूरी मृग परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1970 के अंदर ये परियोजना प्रारंभ की गई थी। ये परियोजना मुख्यतः उत्तराखंड और उत्तराखंड में केदारनाथ व बद्रीनाथ अभ्यारण्य अभ्यारण्य केदारनाथ व बद्रीनाथ अभ्यारण्य में तथा हिमाचल प्रदेश के शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश के शिकारी देवी अभ्यारण्य में संचालित है। अभ्यारण्य में संचालित है। तो कौन कौन से अभ्यारण्य कस्तूरी मृग परियोजना के लिए विख्यात हैं? उत्तराखंड के हैं दो, केदार और बद्री, और हिमाचल प्रदेश का है शिकारी देवी अभ्यारण्य। शिकारी देवी अभ्यारण्य ये कस्तूरी पाई जाती है मृग की नाभि में, जिसकी सुगंध बहुत तीव्र होती है और बहुत ही ज्यादा गर्म प्रकार का आप कह सकते हो कि एक पदार्थ है, इसलिए बहुत ठंडा चाहिए होता है और मृग जो है इसकी सुगंध से होकर आकर्षित, तो ये भटकता रहता भागता रहता है इसकी खोज में। इनको तो पता नहीं होता है कि मेरी नाभि में तो कस्तूरी की जो लालसा है इसकी उसी में भटकते मर जाता है। तो कई बार क्या होता है, कई बार ये अपनी सीमाओं से बहुत बाहर चला जाता है, इसलिए अब इसका जो एरिया है उसको थोड़ा सीमाबद्ध किया गया है। तो ये तो कस्तूरी मृग परियोजना है, इसका सीमांकन कहां से कहां तक किया गया है? तो इसका सीमांकन किया गया है हिमालय की चंबा घाटी से हिमालय की चंबा घाटी से सिक्किम तक क्या किया गया है? इस परियोजना का सीमांकन किया गया है। कहने का मतलब कुछ ऐसे सेंसर जो हैं वो डेवलप किए गए हैं, कारबंदी कुछ ऐसी की गई है ताकि ये अपने क्षेत्र से अपने दायरे से बाहर ना जा सके। नहीं तो जैसे ही बाहर जाएगा तो एक क्षेत्र आप देख रहे हो, या तो जाएगा नेपाल की तरफ, या जाएगा चाइना की तरफ, तो वहां जाएगा तो शिकार हो जाएगा। और जो कस्तूरी होती है उससे कई प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन वगैरह वगैरह या फिर औषधियां वगैरह ये निर्मित की जाती हैं। और ज्यादातर जानवरों का जो भी मरना खतरा है ना उसके लिए औषधियां बन रही हैं और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दवाइयां। और सुनो भैया बस कहां जाना है बस करके दो क्यों जिला बना के इसलिए